नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे प्लेन के बारे में जब वो अपनी हवाई यात्रा पे था तो अचानक से पता चलता है कि इसमें फ्यूल खत्म हो गया। और कहाँ पता चलता है? जब अटलांटिक ओशन के ऊपर था। अटलांटिक ओशन के ऊपर जब पैसेंजर्स को पता चलता है और पायलट्स को ये पता चलता है कि फ्यूल खत्म हो चुका है, क्या दशा रही होगी, क्या सोचा होगा उन लोगों ने? मौत कितने करीब होगी, जिंदगी कितने जल्दी जाने वाली है, सब कुछ अलविदा अलविदा अलविदा। लेकिन थोड़ी ही देर में एक चमत्कार होता है और उस चमत्कार में कोई बचता है कि नहीं बचता है, आज इसी के बारे में जानते हैं। 306 पैसेंजर्स क्रू मेंबर्स के साथ में सबकी जान हालत में। अगले पल क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है, और अगले पल किसकी जिंदगी बचनी है और कौन मौत के मुंह में जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। आगे आइए आपको इसी स्टोरी के बारे में बताते हैं, इसी प्लेन क्रैश के बारे में बताते हैं आपको। हम आज बात करेंगे एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के बारे में। ये एक ट्रांसलैंटिक उड़ान थी जो टोरंटो कनाडा से लिस्बन पुर्तगाल के लिए रवाना हुई थी, जिसने 24 अगस्त 2001 को अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरते समय सभी इंजन की पावर्स को खो दिया था। और ये सब कारण था उसकी देखभाल अच्छे से न करना। जो रिपेयरिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ ने इसका मेंटेनेंस प्रॉपर वे में नहीं किया था। और मैं आपको बताता चलूं, जो भी फ्यूल इसमें से बाहर निकला वो मेंटेनेंस स्टाफ की लापरवाही। हादसे वाले दिन इसमें 306 पैसेंजर्स क्रू मेंबर्स के साथ में थे, इसमें 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स थे। और ये भी बताते चले आपको कि उस दिन फ्लाइट की कमान कैप्टन रॉबर्ट पिचे, जिनकी उम्र थी 48 इयर्स, जो एक अनुभवी ग्लाइडर पायलट थे। फर्स्ट ऑफिसर डर्क डिजैगर, जिनकी उम्र थी 28 साल, जिन्होंने विमान को अजोरेज में एक सफल और इमरजेंसी लैंडिंग को ग्लाइड करते हुए किया था। फ्लाइट में शामिल विमान एयरबस A330-243 था। मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर था 271, जिसे CGITS के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। विमान ने 1999 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और 28 अप्रैल 1999 को एयर ट्रांजिट को सौंप दिया गया था इसे। विमान सिर्फ 2 साल पुराना था और इसमें 2 रोल्स रॉयस ट्रेंट 772B60 इंजन लगे थे। फ्लाइट 236 ने शुक्रवार 24 अगस्त 2001 को रात के 12:52 UTC पर, और यहाँ का जो स्थानीय समय था उस दिन गुरुवार 23 अगस्त 8:52 हुआ था। 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ में लिस्बन पुर्तगाल के लिए ये फ्लाइट रवाना होती है। और इस फ्लाइट को कैप्टन रॉबर्ट पिचे ने उड़ाया था, जिनके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, जिनके पास 16,800 घंटों का उड़ान अनुभव था, जिनमें से 796 उन्होंने एयरबस A330 पर ही बिताए थे। और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डिजैगर, जिनके पास 4,800 उड़ान घंटे थे और जिनके पास एयरबस A330 पर 386 घंटे भी शामिल थे। उड़ान के 4 घंटे बाद 4:38 UTC पर विमान के अंदर मैकेनिकल फ्रैक्चर होने के कारण फ्यूल लीक करना शुरू हो चुका था, जो नंबर 2 दाएं इंजन की ईंधन लाइन में डैमेज हुआ था। और 5:03 UTC पर उड़ान के 4 घंटे से अधिक समय बाद पायलट्स ने इंजन नंबर 2 पर कम तेल का लो टेम्परेचर, कम तेल का तापमान, हाई ऑयल प्रेशर का इंडिकेशन देखा। पायलट्स को यह अंदाजा था कि फ्यूल तो अभी बहुत सारा इसमें है, इंडिकेशन ही गलत बता रहा होगा। लेकिन कैप्टन पिचे ने मॉन्ट्रियल में एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर पर फोन करके, कॉल करके उन्होंने इसकी जानकारी मॉन्ट्रियल में एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस कंट्रोल रूम से साझा किया। वहां से भी उन्हें जो आंसरिंग मिले वो सेटिस्फैक्शनरी थे उनके लिए, क्योंकि उन्हें भी इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब पायलट्स ने क्या किया? पायलट्स ने लेफ्ट साइड के विंग से जो भी फ्यूल था उन्होंने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया साइड के विंग में। और अब प्लेन पहले की तरफ फिर से ठीक ठाक अपनी ऑल्टीट्यूड पे, 40,000 के ऑल्टीट्यूड पे अब फिर से फ्लाई कर रहा था। और कुछ ही देर में इंजन नंबर 2 में
आग लग जाती है। फ्लाइट जब अपने हाई ऑल्टीट्यूड पर होती है तो उस समय जो उसके अंदर का फ्यूल होता है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है और वो टेम्परेचर बहुत ही जल्दी अपने डिक्रीजिंग लेवल पे था, जिसकी वजह से पायलट को ये टेंशन हो गई कि ये टेम्परेचर तो हाई लेवल पे होना चाहिए था, ये इतना लो कैसे होता जा रहा है। और ये कारण था सिर्फ इसलिए क्योंकि जो फ्यूल था वो बहुत तेजी से लीक कर रहा था और लगभग 3.6 किलोग्राम फ्यूल प्रति सेकंड फोर्स के साथ निकल रहा था। 5:45 यूटीसी पर पायलट्स ने अजोरेज लाजेस एयरबेस पर जाने का फैसला किया। उन्होंने 3 मिनट बाद सांता मारिया ओशनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ फ्यूल इमरजेंसी की घोषणा कर दी और 6:13 पर यूटीसी पर, जबकि अभी भी लाजेस से 150 समुद्री मील जिसको 280 किलोमीटर और 39,000 फीट की ऊंचाई पर इंजन नंबर 2 की फ्यूल की कमी के कारण इंजन नंबर 2 जल चुका था। पीछे ने तब 33,000 फीट तक उतरना शुरू किया। उस समय उस विमान के लिए एक इंजन से चलना लगभग ठीक था जिस ऊंचाई पर प्लेन इस समय था। पायलट्स ने सांता मारिया ओशनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे का मैसेज भेजा और 13 मिनट बाद 6:26 यूटीसी पर और लेजेस एयर बेस से लगभग 65 समुद्री मील 120 किलोमीटर इंजन नंबर 1 में भी आग लग गई, जिससे विमान को अब जो बची हुई दूरी थी नजदीक के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए वो अब बिना इंजन के ही करनी पड़ेगी। और दोनों इंजन जल जाने की वजह से अब इलेक्ट्रिकल पावर भी प्लेन के अंदर खत्म हो चुका था और अब इमरजेंसी के लिए रैम एयर टरबाइन, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट सेंसर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या जो भी फ्लाई करने के लिए जो उनके विशेष उपकरण होते हैं विमान को उड़ाने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनको ये अब इलेक्ट्रिक पावर देता है। अब ना ही विमान के फ्लैप्स, ना ही कोई ब्रेक, ना ही स्पॉइलर, ना ही हाइड्रोलिक पावर काम कर रहा था, क्योंकि अब फ्लाइट के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर खत्म हो चुका था। अब आर्मी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अपने रेडार सिस्टम से प्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचाया। विमान के उतरने की जो दर थी 2000 फीट पर मिनट थी और उन लोगों ने अनुमान लगाया था कि समुद्र में उतरने से पहले उनके पास लगभग 15 से 20 मिनट बचे थे। कुछ मिनट बाद हवाई अड्डे को देखा जा रहा था। पीछे ने एक 360 डिग्री का मोड़ लिया और फिर एक्स्ट्रा ऊंचाई को खत्म करने के लिए एस मोड की एक श्रृंखला बनाई, सीरीज बनाई। 6:45 यूटीसी पर विमान ने रनवे 33 की तरफ एंटर किया और लगभग 1030 फीट आगे लगभग 200 नॉट्स की गति से जोर से जमीन को छुआ, एक बार उछला और फिर 2800 फीट यानी 850 मीटर दूर फिर से जमीन को छुआ जाकर। और इस समय मैक्सिमम इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जो लागू किया गया था उसके ऊपर वो बनाए रखा गया और विमान लगभग 3000 मीटर लगभग रनवे के 7600 फीट 300 मीटर हिस्से पर उतरने के बाद रुक गया, क्योंकि अब एंटी स्किड और ब्रेक मॉड्यूलेशन सिस्टम भी इसके नहीं काम कर रहे थे। तो इसके 8 मेन व्हील्स थे वो लॉक हो चुके थे। टायर 450 फीट लगभग 140 मीटर के डिस्टेंस पर घिस गए थे, पूरी तरीके से पिचक गए थे और पहिए खुद रोल आउट के दौरान एक्सल जर्नल तक घिस गए थे। विमान से बाहर निकाले जाने के दौरान 14 यात्रियों और 2 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आई थी और जबकि 2 यात्रियों को चोटें गंभीर आई थी। और इन सब के बाद अब जांच पड़ताल पर एक नज़र डालते हैं कि जब पुर्तगाली विमानन दुर्घटना रोकथाम और जांच विभाग GPIAA ने कनाडाई और फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ दुर्घटना की जांच की, तो जांच से पता चला कि दुर्घटना का जो प्राथमिक कारण था वो चालक दल द्वारा नंबर 2 इंजन में ईंधन रिसाव को ठीक से न संभालना। फ्यूल लीकेज की वजह से एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस कर्मचारियों द्वारा जो रेगुलर रखरखाव होता है उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में गलत हिस्से को फिट करना था। एयर ट्रांजिट ने दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वीकार की और कनाडा सरकार द्वारा उस पर
का जुर्माना लगाया, जो 2009 तक कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा जुर्माना था। पायलट्स को उनकी सफल बिना बिजली वाली लैंडिंग के परिणाम स्वरूप कनाडाई प्रेस ने उन्हें नायकों की तरह, एक हीरो की तरह सम्मानित किया और 2002 में कैप्टन पिचे को एयरलाइन पायलट एसोसिएशन द्वारा सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुर्घटना के कारण DGCA और FAA ने एक एयरवर्थनेस डायरेक्टिव AD जारी किया, जिसमें एयरबस मॉडल A318, A319, A320 और A321 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के सभी ऑपरेटर्स को उड़ान मैनुअल को संशोधित करने की आवश्यकता पे जोर दिया था, और जिससे कि चालक दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रॉस फील्ड वाल्व खोलने से पहले ईंधन रिसाव के कारण कोई ईंधन असंतुलित न हो, कोई फ्यूल असंतुलित न हो। एडी ने इन एयरबस मॉडल को संचालित करने वाली सभी एयरलाइंस को किसी भी आगे की उड़ानों की अनुमति देने से पहले जो फ्लाइट मैनुअल है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।